सो पिछले पार्ट में वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड समझ चुके थे। आज हम लोग एल्टीट्यूड समझेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड जानते हैं हम लोग, सी लेवल से जितनी ऊपर हाइट चले जाए उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। अगर मानिए ये सी लेवल है, ये पानी है, ठीक है, ये सी लेवल है, ठीक है। इस सी लेवल से हम जितना ऊपर हाइट चल जाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एल्टीट्यूड। इसका मतलब हाइट अबव द सी लेवल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एल्टीट्यूड इज द ब्रैकेट में हाइट अबव द सी लेवल, हाइट अबव द सी लेवल। अब देखेंगे कि एल्टीट्यूड क्लाइमेट कैसे कंट्रोल करता है। तो उसी तरीके से ये हाइट पे हम लोग क्या ले लेंगे, सपोज कीजिए ऐसे सी है, ठीक है, ये है हिमालयास, ये हिमालय माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इतना हाइट आया, ये हाइट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जितना हाई एल्टीट्यूड, जितना हाइट पे होगा एल्टीट्यूड ऊपर में, इस जगह पे, इस पॉइंट पे उतना कम टेम्परेचर होगा, उतना कम टेम्परेचर होगा। और जितना नीचे एल्टीट्यूड होगा, मतलब जितना नीचे हाइट होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। समझिए, अगर हम ले ले एल्टीट्यूड मतलब हाइट ले ले अगर हम 6000 मीटर, तो टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। और जितना नीचे हाइट होगा उतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर बोले हम मेरा हाइट ले लें 30 मीटर पे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर मेरा एल्टीट्यूड लो है, एल्टीट्यूड क्या है, लो है, अगर एल्टीट्यूड हमारा लो है, टेम्परेचर कैसा है, हाई है, टेम्परेचर कैसा है, हाई हो रहा है, ठीक है। अगर एल्टीट्यूड हाई पे है, अगर इसी का उल्टा ले ले कि एल्टीट्यूड कहाँ पे है, हाइट पे, मतलब थोड़ा ऊपर है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। एल्टीट्यूड में बस इतना ही पढ़ना था कि एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट अबव द सी लेवल। अब वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें। तो एल्टीट्यूड हो गया। अब हम लोग देखते हैं विंड सिस्टम एंड प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में दो बातें आती है, एक आती है लो प्रेशर, एक आती है हाई प्रेशर। दोनों में बात करते हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या है। देखिए, लो प्रेशर कंडीशन कब बनता है, अगर सपोज कीजिए लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में क्या होता है, जो एयर का मास होता है वो हवा में उठने लगता है, ठीक है, राइजन अप, एयर मासेस राइजन अप। अब ये एयर मासेस लो प्रेशर में अगर हम बात करें तो कर रहे हैं हम हॉट एयर का, कैसे एयर का, हॉट एयर का। इसी का जस्ट उल्टा, जैसे हाई, अब जहाँ पे हाई प्रेशर का कंडीशन होगा, एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि जहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होगा वहाँ पे जो एयर मासेस होगा वो बैठने लगेगा, सेटल डाउन। अब ये एयर मासेस कौन सा है, ये कूल्ड एयर। समझते हैं एक डायग्राम से। देखिए, सपोज कि यहाँ पे गर्म हवा है, इस जगह पे कंडीशन जो बना लो प्रेशर, इस जगह पे जो कंडीशन बना वो है एलपी, लो प्रेशर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े कि लो प्रेशर में हवा जो है उठने लगेगा, तो यहाँ पे जो है हवा उठने लगा, एक लेवल में आके ये एक स्ट्रीम की तरफ बहने लगेगा, ठीक है। एक लेवल में आके ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा, स्ट्रीम की तरफ बहने लगेगा। अब बहते बहते अब इस कंडीशन पे इसको हाई प्रेशर मिला, ठीक है। यहाँ पे था इसका हॉट एयर, गर्म हवा था जिसमें ज़्यादा कम डेंसिटी होता है, लो प्रेशर के कारण ये हवा में उठने लगा, ठीक है। फिर एक लेवल में जाने के बाद एक स्ट्रीम में बहने लगेगा, फिर एक कंडीशन इसको फिर मिलेगा हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर क्या करेगा कि जो हवा आया उस वो क्या करेगा, उसको सेटल डाउन कर देगा। मतलब इतना बहने के बाद, इसका गर्मी ख़त्म होने के बाद हवा ठंडा होगा, और हाई प्रेशर क्या करेगा, उसको सेटल डाउन, ज़मीन में बैठा देगा। मतलब सेटल डाउन मतलब क्या होता है, नीचे ले आना। फिर ये बहेगा, फिर ये कंडीशन आएगा लो प्रेशर में, फिर ये हवा में उठा देगा,
फिर एक स्ट्रीम की तरह बहेगा। इसको जो बोलते हैं एक नैरो बेल्ट है। ये क्या है? एक नैरो बेल्ट है जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। तो ये प्रेशर का सिस्टम था। तो अभी विंड सिस्टम देखेंगे कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम टेम्परेचर और रेनफॉल को पैटर्न बदल देती है, ठीक है। अगर बात करें, एक छोटा सा पॉइंट में लिख लेना है कि प्रेशर जो है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ये इसलिए देखिए, ये प्रेशर के कारण हवा कैसे बहा, यही है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर के कारण इस हवा का बहाव का तरीका जो है वही है विंड सिस्टम, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानेंगे, ठीक है। विंड सिस्टम एंड प्रेशर का ही पार्ट है। तो 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानेंगे जो इंडिया में देखा गया है। प्रेशर एंड सरफेस एरिया, अपर एरिया सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो पहला है प्रेशर एंड सरफेस एरिया। तो प्रेशर एंड सरफेस एरिया में देखेंगे कि इंडिया में जो विंड बहने का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ठीक है, जनरली जो आता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ठीक है। अब इसको एक फेनोमेनन करता है, यहाँ पे हम लोग एक फोर्स के बारे में देखेंगे सॉरी, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं फिर डेफिनेशन पे आएंगे। सपोज ये एक अर्थ है, आप लोग जान रहे हैं कि अर्थ जो है पूरा गोल नहीं होता है, जो पोल के पास होता है वो क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। तो अर्थ को इसी शेप को जियोइड शेप कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या है, ये है पोलर रीजन का, यानी ये है आर्टिक सर्कल और ये है अंटार्कटिक, ठीक है, एम आई राइट। और बीच में और आता है ट्रॉपिक ऑफ अब देखिए जनरली जो रोटेशन स्पीड होता है, अर्थ का जो रोटेशन स्पीड होता है, ये है एक्सिस है ना, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन स्पीड होता है इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे अगर 1600 किलोमीटर है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे रोटेशन स्पीड घटते चल जाता है। इसका मतलब पोल पे जो होगा वो 0.008 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे चलेगा। तो देखो रोटेशन डिफरेंस हुआ, इक्वेटर के पास अर्थ जो रोटेट कर रहा है वो इतना किलोमीटर हाई स्पीड पर रोटेट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे रोटेशन स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये रोटेशन स्पीड कम होने के कारण से जो अच्छा इस तरफ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये इधर हो गया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हो गया पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसी रोटेशन स्पीड कम होने के कारण इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जितना भी विंड बहेगा सब राइट की तरफ बहेगा। आप लोग राइट इधर जितना भी विंड बहेगा सब किधर बहेगा, राइट की तरफ बहेगा, ठीक है, राइट की तरफ। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट ये सब लेफ्ट की तरफ बहता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये डिफ्लेक्शन, जिसके कारण विंड डिफ्लेक्ट कर जाता है। ये रोटेशन स्पीड के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट कर जाता है। इस अर्थ जो है इसी कारण एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो एक चीज़ देख सकते हैं, एन अपरेंट फोर्स काउज्ड बाय अर्थ रोटेशन। और ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है विंड्स के डिफ्लेक्टिंग के लिए। ये फोर्स काउज होता है विंड के डिफ्लेक्शन के लिए। किस तरीके से कि जो भी विंड
राइट की तरफ जा रहा है वो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो विंड लेफ्ट की तरफ जाएगा वो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। इस अर्थ रोटेशन के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इसको एक बार फिर बता देते हैं एकदम शॉर्ट रिकैप में कि अर्थ में रोटेशन स्पीड अलग होने के कारण इक्वेटर पे ज़्यादा रोटेशन स्पीड है, पोल्स पे रोटेशन स्पीड कम है, और यही रोटेशन स्पीड के डिफरेंस होने के कारण विंड्स का डिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण अर्थ एक फोर्स जनरेट करता है, वो होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग फेरेल्स लॉ के बारे में भी नाम से भी जानते हैं। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। प्रेशर एंड सरफेस एरिया में हम लोग कोरियोलिस फोर्स पढ़े। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपर एरिया सर्कुलेशन। तो जैसे कि आप लोग उस वीडियो में देखे थे, इसमें एल्टीट्यूड में देखे थे कि लो प्रेशर पे क्या होता है, एल्टीट्यूड में है विंड से, शायद प्रेशर में देखे थे कि लो प्रेशर में जो होता है एयर मासेस हवा में जाने लगता है, फिर एक एल्टीट्यूड में जाने के बाद एक स्ट्रीम की तरह ये बहने लगेगा, फिर इसको एक कंडीशन मिलेगा हाई प्रेशर का, तो हवा जो है उसका बैठने लगेगा। ठीक है, फिर ये इधर आएगा, फिर इसको कंडीशन लो प्रेशर की तरफ आएगा, फिर हवा ऊपर, फिर एक एल्टीट्यूड पे आने के बाद ये इसको हाई प्रेशर मिलेगा, जो क्या करेगा हवा को शटल डाउन कर देता है। तो ये जो नैरो बेल्ट दिखा ये यही है। ठीक है, देखिए दीज आर नैरो बेल्ट, ये एक नैरो बेल्ट है हाईएस्ट एल्टीट्यूड का, जो वेस्टर्ली विंड की तरफ से आ रहा है, जो है ट्रोपोस्फियर लेवल में। ठीक है, और इस स्ट्रीम का हम लोग क्या कहे थे, इसका स्मॉल में लिख देते हैं जेट स्ट्रीम। एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे आता है जो होता है वेस्टर्ली विंड, इसका लेवल क्या है ट्रोपोस्फियर, ये एकदम सबसे ऊंचे स्तर पे है, और ऐसे स्ट्रीम को हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगर इसका स्पीड देखा जाए तो समर में जो इसका स्पीड होता है वो होता है 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बहता है, और ठंडी के समय में ये 184 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बहेगा। एज पर योर बुक, एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट स्पीड कब होगा, जब ये लोग लैटिट्यूड या सब ट्रॉपिकल जोन के पास होगा। ठीक है, मोस्ट कॉन्स्टेंट स्पीड कब होता है, ज़्यादातर होगा मिड लैटिट्यूड के पास, या तो सब ट्रॉपिकल रीजन के पास। ये था अपर एयर सर्कुलेशन, मतलब वो सर्कुलेशन जो ऊपर में हो रहा है। ठीक है, इसको भी पॉज करके लिख लीजिए, डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर हम इस जेट स्ट्रीम की पोजीशन की बात करें तो एक टॉपिक लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम की बात करें तो सपोज कीजिए हिमालय है, इधर समर, एक तरफ विंटर सीजन। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम का जो हवा बहेगा समर में वो होगा नॉर्थ टू हिमालयास, ठीक है। और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ से बह रहा है हिमालय में, ये बहेगा साउथ टू हिमालय के साउथ से बहेगा ये। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम की पोजीशन की बात कर रहे हैं कि समर में नॉर्थ की तरफ रहेगा, विंटर में हिमालय के साउथ की तरफ रहेगा। इसमें से एक बात और कि यही दोनों जो है इंडिया के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। हम लोग तो वही पढ़ रहे क्लाइमेट कंट्रोल्स, तो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम का। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको भी बना लें। ना नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए एक रफ डायग्राम इंडिया का लेते हैं। अगर ये जो है एकदम रफ डायग्राम है इंडिया का, ठीक है, ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये रेंज है पूरा हिमालयाज का,
ठीक है। अब इंडिया से एकदम दूर यहाँ पर है मेडिटेरियन रीजन, यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन मेडिटेरियन रीजन। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो उस वक्त इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर, और मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, तो जितना भी विंड है सब यहाँ पे जाता है, और ये जाके क्या करता है, हिमालयाज़ के पर्वत से टकरा करके, ये सारा जो है हिमालय के पर्वत से टकरा करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये लोग बारिश कर देता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश कर देता है, जहाँ के लोग बोलते हैं इसको बिन मौसम बरसात। ठीक है, जहाँ के लोग इसको बिन मौसम बरसात भी कहते हैं। तो होता क्या है कि वेदर फिनोमिनन है जो ठंडी के मौसम में, यहाँ पे ठंडा है, कोल्ड रीजन है, यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर के कारण थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जितना विंड है सब ये आता है इस जगह पे, सब आता है लो प्रेशर की जगह पे। ठीक है, देखिए ब्राउट बाय वेस्टर्ली फ्लो, वेस्टर्न फ्लो में मतलब इधर इस तरफ वेस्ट है, उस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, तो सब वेस्टर्ली फ्लो से मतलब मेडिटेरियन रीजन से आता है इधर, और हिमालय से टकराने के बाद रेन शॉवर्स, मतलब हिमालय से टकराने के बाद ये जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में बारिश देना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं बिन मौसम बरसात, जिसके कारण कहीं कहीं जगह पे हम लोग को बिना मौसम का बरसात को देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और इंडिया का जो है IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब वेदर डिपार्टमेंट जो है वो भी ये दावा करता है कि हाँ जो बारिश हो रहा है नॉर्थ वेस्ट कंट्री में वो किसके कारण हो रहा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ठीक है, एक लास्ट फिर से देख लेते हैं कि ये मेडिटेरियन रीजन से जो वेस्टर्ली फ्लो के कारण विंड आता है वो हिमालय से टकरा के नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में बारिश करवा देता है। अंडरस्टूड, इसको लिख लीजिए, अगर वो डायग्राम रफ में बना सकते हैं तो रफ ही बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एकदम इजी है, इसको देख लीजिएगा एक बार में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन है जो ट्रॉपिकल रीजन, अर्थ के कोई भी ट्रॉपिकल रीजन में होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ये कब होता है, मानसून के समय में होता है, स्पेशली अक्टूबर नवंबर के समय में। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादातर कोस्टल रीजन कंट्री को ये प्रभावित करता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव करना। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से होता क्या है, ज़्यादा बारिश, डिस्ट्रक्शन या बाढ़ जैसी समस्या ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण आ सकती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी देखेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी में क्या होता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सी से उतना ही मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंस कम होगा। अगर कहा जाए कि यहाँ पे नदी है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो नदी के जितना पास रहेंगे आप लोग पढ़ चुके हो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, जिसके कारण वहाँ का वेदर भी कंट्रोल होता है, वहाँ का टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम सी से डिस्टेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंस जो है कम होते जाएगा। यही सब कारण के कारण जो होता है कि जो समुद्री इलाका में रहते हैं वहाँ पे पीपल जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फील करते हैं। कंटिनेंटली अगर देखा जाए पूरे देश भर में, दुनिया भर में, कि इस जगह पे जो लोग समुद्री किनारे पर रहते हैं वो विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। इसीलिए ना गोवा बीच, सन बीच, तो बीच के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का मेन हिस्सा है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन करेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ओशन करंट। तो ओशन करंट उसको बोलते हैं कि सी वाटर का जो लगातार मूवमेंट होता है, सी वाटर का लगातार मूवमेंट होता है, चाहे वो विंड के ग्रेविटी के कारण हो या रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हो, वो भी कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये था ओशन करंट। फिर से एक बार कि सी वाटर का लगातार मूवमेंट जो कि ग्रेविटी विंड के कारण हो या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हो, वो भी क्लाइमेट को कोस्टल एरिया में को प्रभावित करता है। तो ये था आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया, ओशन करंट हो गया। रिलीफ का बात करें तो बड़ा बड़ा माउंटेन जो होता है, बड़ा बड़ा माउंटेन जो होता है वो एक तरीके से बैरियर का गया, सपोज हवा आ रहा है टकरा के इस पर नहीं जाने दे रहा है, तो ये एक तरीके का बैरियर की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये जिस तरफ हवा आ रहा है उस तरफ बारिश पड़ जाए, मान लो यहाँ से हवा आया, माउंटेन टकरा के यहाँ पे बारिश पड़ना शुरू हो गया। अब ये लीवॉर्ड साइड क्या होता है, जिस तरफ हवा नहीं जा सका, ये वाला साइड हो गया
लीव आउटसाइड। ठीक है, ये तो सूखा ही रहेगा ना, हवा इस तरफ नहीं जा पाया, बारिश भी पड़ा तो इसी तरफ पड़ा, तो ये था रिलीफ। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स खत्म होता है। ये पार्ट 2 जो वीडियो का ये खत्म होता है। अब आखिरी एक पार्ट है, पार्ट 3 वीडियो, जो कल शाम तक आपके आ जाएगा आपके यूट्यूब पे। ठीक है, पार्ट 3। तो यहाँ तक था क्लाइमेटिक।